ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारे इंडियन एयरफोर्सेस के तीनों सेनाओं के जो टॉप ऑफिसर्स थे ना, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करा मीडिया के सामने, तो जो इंडियन नेवी की तरफ से जो ऑफिसर आए हुए थे, वाइस एडमिरल वीएन प्रमोद जी, इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। इन्होंने बहुत सिंपल में बोला, सिंपल तरीके से बताया कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, सारी चीजें मैं आपके इमेजिनेशन पे छोड़ देता हूँ। बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कुछ भी ऐसा करा तो पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि हम क्या करने वाले हैं। और ये लाइंस बोलकर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को खत्म कर दिया। अब यार ना, मैं सोशल मीडिया बहुत सारे ऐसे मीम्स देख रहा था, तो उनमें से एक बंदे ने लिखा था, वो बड़ी फनी सा मीम था कि अंकल जी इतने गुस्से में देख रहे हैं कि अगर कोई इन्हें मोदी जी की आवाज में फोन करके बता दे कि आपको फुल परमिशन है, आपको जो करना है करो, भाई ये तो पूरे पाकिस्तान को एक ही बार में उड़ा देंगे। ये बात सच भी है। देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक एज भी है, क्वांटिटी का भी एज है और क्वालिटी का भी एज है। हमारे पास तीनों फॉर्मेट में एक एज है। डिफरेंट क्या होता है, जो टेरेस इलाका होता है, जो सरफेस के इलाका होता है, वो कभी ऊबड़ खाबड़ हिली स्टेशन होता है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स एक इक्वेशंस होती हैं, जिसकी वजह से ये जो वार है ना, वो कुछ दिन चल पाता है, वो कुछ दिन चलता भी है। बट अगर यहीं पर इंडियन नेवी इस गेम में आ जाए ना, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो 2 से 3 दिन तक चलता है, वो फर्स्ट डे में ही खत्म इंडियन नेवी कर सकती है। और ये चीजें पाकिस्तान के जो सेना के जो हेड ऑफिसर्स थे, एक्सपर्ट्स, उन्होंने एक्सेप्ट भी करा था। इंडियन नेवी इस गेम में कितना बड़ा रोल निभाती है। तो इंडियन नेवी सारी इक्वेशन को एक ही बार में खत्म कर सकती है डे 1 में ही। जब लास्ट टाइम इंडियन नेवी ने अपना ऑपरेशन खत्म करा था ना, तो उस टाइम बांग्लादेश क्रिएट हो गया था। 1971 में पाकिस्तान नेवी वर्सेस इंडियन नेवी पहली बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और फर्स्ट डे में इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नेवी को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया कि पाकिस्तानी नेवी को अपने कोस्ट लाइन पे जाना पड़ेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना पड़ा उसे, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगा। इसके बाद भी इंडियन नेवी ने जो है, कराची में जो हार्बर होता है, पाकिस्तानी नेवी के ऑयल टैंक रखा हुआ था, ऑयल के बहुत बड़े टैंक रखे हुए थे, उन सबको इंडियन नेवी ने उड़ा दिया था। जिससे वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा हर जगह आग लग गया था। इससे क्या हुआ कि जो कोस्ट लाइन के एरिया था ना, वो पूरा की पूरा जो ब्लॉक हो गया और पाकिस्तान यहीं से क्रिएट हो गया था। क्योंकि बाहर से तो कोई भी आ जा नहीं सकता था, बिकॉज ऑफ इंडियन नेवी ने सब कुछ ब्लॉक कर रखा था और कोई भी फोर्सेस वहाँ नहीं जा सकती थी, ना आ सकती थी। तो ये 1971 का है, जब इंडियन नेवी रोल पे आया था और इंडियन नेवी ने दिखाया कि वो क्या कर सकता है। तो गाइस, अब आते हैं हम फैक्ट पर। देखो, 2 चीज होती हैं जब भी हम पैसा खर्चा करते हैं ना, चाहे वो डिफेंस बजट हो या चाहे कोई भी टाइप का वो बजट हो, तो 2 चीजों पर फोकस होता है। पहला तो होता है सर्विसेज एंड दूसरा होता है कैपिटल आउट। ठीक है, सर्विसेज में वो पार्ट आता है जब हम किसी भी इंडियन सोल्जर्स के जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जब हम उन्हें पे आउट करते हैं हर मंथली, जो उनकी सैलरीज होती हैं, ये सारी चीजें वो सैलरीज वगैरह पे, तो वो जो भी हमारी कॉस्टिंग्स होती है सैलरी वगैरह पे करने पे, वो सारी सर्विस पे आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कैपिटल आउट। कैपिटल आउट वो होता है जब हम अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या हमारे जो एयरफोर्स है, उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो डिफेंस सिस्टम में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो अभी परचेस किया था S-400, जो कि रशिया से आया था, वो अराउंड $4 बिलियन का था। तो सोचो, इतने बड़े बड़े अमाउंट जो होते हैं हम अपने कैपिटल आउट में यूज करते हैं परचेस करने के लिए। ठीक है, गैजेट्स बनाने के लिए, गैजेट्स को खरीदने के लिए बड़े बड़े गैजेट्स कैपिटल आउट में इसको यूज करते हैं। तो इंडिया ने जो है ना, आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा जो सर्विसेज का हमारा जो खर्चा होता है, उस पर सैलरी वगैरह देने पे इंडियन आर्मी पे करा जाता है। सो आउटले में जो सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा होता है ना, वो हमारे इंडियन नेवी पे करा जाता है, हमारे गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, सो ये जो नंबर है ना, इसे पाकिस्तान से कंपेयर करना बिल्कुल ही बेकार है, कोई फायदा नहीं है कंपेयर करने का, बिकॉज उनके जो तीनों सेनाओं का जो ना बजट है ना, वो केवल 64,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, और यहीं पे केवल हमारा जो सर्विस वाला पार्ट है, जो इंडिया का जो सैलरी वाला पार्ट है, जहाँ पे सोल्जर्स या ऑफिसर को जो सैलरी दी जाती है ना, वो टोटल ये सब मिलाकर 2,39,000 करोड़ रुपए का है। तो जो कितना ज्यादा डिफरेंस है, एक ह्यूज डिफरेंस है। तो इससे कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं अपने आप पे ही इसे कंपेयर करके बताऊंगा हमारे अंदर ही कि कितना डिफरेंट होता है नेवी पे खर्चा करना या हमारे एयरफोर्स या आर्मी पे। ठीक है, तो देखो यार, हमारी इंडियन नेवी जो है ना, वो अनबीटेबल है। रीजन बताता हूँ क्यों। गाइस देखो, तो जहाँ पे सर्विस बजट की बात आती है, जहाँ पे हमारे सैलरीज वगैरह देने की बात आती है, तो सबसे ज्यादा जो 50% जो होता है ना, वो सैलरी दिया जाता है हमारे इंडियन आर्मीज को। ठीक है, कि जो क्वांटिटी है ना, वो कंपेयर टू एयरफोर्स नेवी से ज्यादा है, तो वहाँ पे सैलरी का जो रेशियो है, सबसे ज्यादा 50% वहाँ पे खर्चा होता है, बाकी 50% इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स को देने में होता है। ठीक है, बट जहाँ बात आती है आउटले की, आउटले में क्या होता है कि इंडियन नेवी को ना केवल 64,000 करोड़ रुपए दिया जाता है। जो पाकिस्तान के तीनों डिफेंस सिस्टम के जो बजट है ना, उतना केवल इंडियन नेवी को दिया जाता है आउटले के लिए। ठीक है, अपने गैजेट्स बनाने के लिए, गैजेट्स को परचेज करने के लिए। ठीक इतना ही लगभग जो है ना, वो एयरफोर्स को दिया जाता है, और सबसे कम जो होता है वो इंडियन आर्मी को दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है ना, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, एक ये रेशियो और ये सर्कल जो है
है वो चलाती है और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस करके रखी हुई है अभी तक। देखो इतना ज़्यादा मोटा पैसा खर्चा करा जा रहा है हमारे इंडियन नेवी पे, तो ऐसा तो नहीं कि हम गुब्बारे 25 करने में ये पैसे खर्चा कर रहे हैं। देखो हमारी जो नेवी है ना, इतना पैसा खर्चा करने के बाद वो बन जाती है ब्लू वाटर नेवी। ठीक है, देखो 3 टाइप की नेवी होती है, ठीक है, हमारे इंडिया के। सबसे पहला है ब्लू वाटर नेवी, ठीक है, सेकंड है हमारा ग्रीन वाटर नेवी एंड थर्ड वन इज ब्राउन वाटर नेवी। ठीक है, तीनों नेवी के अलग अलग काम है। अब तीनों की क्लासिफिकेशन आप समझ लो क्या होता है। तो ब्लू वाटर नेवी जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोई भी ऑपरेशन अपना कर सकता है, ये अपने फोर्सेस को किसी भी तरीके से मोबिलाइज कर सकते हैं और ऑलमोस्ट कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह ऐसे एरिया भी हैं जहाँ बर्फ वगैरह ज्यादा होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सरफेस होते हैं, तो इनके जो फोर्स होते हैं वो कहीं भी ऑपरेशन करने के लिए जो है वो कैपेबल होते हैं कि ये कैसे भी सरफेस एरिया हो, कहीं भी हो, वो वहां पे अपना ऑपरेशन इजिली कर सकते हैं। ये होती है ब्लू वाटर नेवी। सेकंड आता है हमारा ग्रीन वाटर नेवी। तो ग्रीन वाटर नेवी का काम ये होता है कि ये अपने कोस्ट लाइन पे रहकर ही ऑलमोस्ट अपना सारा काम ठीक ठाक लेवल पे अच्छे से कर लेता है, अपनी ऑपरेशन कोस्ट लाइन पे रहते ही वो कर लेता है। और जो तीसरा है वो हमारा ब्राउन वाटर नेवी है। ब्राउन वाटर नेवी ये होता है लाइक जो हमारे पुलिस जो होते हैं ना, जैसे कह सकते हो कि हमारे इंडिया में जो पुलिस होते हैं, जो वो अंदर की चीजें संभालती हैं, अंदर की चीजें देखती हैं, अपने कोस्ट लाइन पे रहकर वो एक पुलिस की तरह काम करती है हमारी ब्राउन वाटर नेवी की टीम। ठीक है, सो यार पाकिस्तान के पास कहने को तो ग्रीन वाटर नेवी उनके पास है, बट वो उनका जो काम है ना वो लाइक ब्राउन वाटर नेवी की तरह ही होता है। मतलब उनके जो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्ट हैं जो उनके खुद के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने खुद माना है कि पाकिस्तान के पास इतना भी बजट नहीं होता है कि वो अपने शिप्स वगैरह को दोबारा मेंटेन करवा पाए, ऐसी उनकी हालत हो जाती है। तो कहने को तो ग्रीन वाटर नेवी उनके पास, पर काम उनका जो है ना ब्राउन वाटर नेवी की तरह ही होता है। और ब्लू वाटर नेवी तो भूल ही जाओ, उनके पास नहीं है गाइस। तो इंडिया के पास अपने ब्लू वाटर नेवी के लिए क्या है, देखो इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट है। पहला है INS विक्रमादित्य और दूसरा है हमारा INS विक्रांत। ठीक है, तो 2 एयरक्राफ्ट से इंडिया के पास, और एयरक्राफ्ट का मतलब समझो गाइस, चाहे हमारे एयरफोर्स हो गया चाहे हमारे इंडियन नेवी, दोनों के पास फाइटर जेट होते हैं कि उस पे जो है हमारे जेट्स जो होते हैं वो लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एयरफोर्स का भी बहुत अच्छा खासा काम आ रहा है। तो आप ये सोचो कि जहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं, इजीली टेक ऑफ कर सकते हैं, वहां पे तो हम एक अपने समुद्र में एक अलग ही दुनिया बनाकर, एक अलग ही देश बनाकर वहां से हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। और दूसरी चीज है हमारे पास INS अरिहंत। INS अरिहंत एक न्यूक्लियर सबमरीन है गाइस। न्यूक्लियर सबमरीन में भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो होता है कि जब कोई न्यूक्लियर सबमरीन कोई डीजल का यूज नहीं करता चलने के लिए, कोई पेट्रोल का यूज नहीं करता, वो न्यूक्लियर पावर का यूज करके ही सालों साल तक चलता है। और दूसरा चीज ये होता है कि कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होती है। पानी के अंदर ही रहकर न्यूक्लियर बम हो चाहे न्यूक्लियर कोई भी वेपन हो, उसे लॉन्च कर सकता है किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी टारगेट के ऊपर वो फायर कर सकता है पानी के अंदर रहकर। तो हमारे INS अरिहंत के अंदर ये दोनों खूबियां हैं, ये दोनों चीजें हैं कि वो दोनों ही चीजें कैपेबिलिटी रखता है। और INS अरिहंत के इस कैपेबिलिटी की वजह से पूरे ओशियन रीजन में इंडिया एक ऐसे इकलौती कंट्री बन जाती है जहां पर हमारे पास तीनों फॉर्मेट में जो है न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की, न्यूक्लियर वेपन अटैक करने का एक कैपेबिलिटी मिल जाती है। चाहे वो बात रहे, चाहे एयर से करना हो, चाहे वो फील्ड में रह के करना हो, चाहे वो वाटर में रह के करना हो, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम तीनों जगह से जो है न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। हमारी नेवी की जो रिच है ना, वो इंडियन ओशन तक ही सीमित नहीं है, ये साउथ चाइना में भी है, ये वेस्टर्न पैसिफिक में भी है और पर्शियन गल्फ तक की है। तो आप सोच सकते हो कि हमारी नेवी की जो रिच है वो कितना कहाँ तक सीमित है। और यही रीज़न है कि इंडिया जो है ना अपने नेवी को लेके इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों लेता है, इतना मोटा पैसा क्यों खर्चा करता है। इसीलिए करता है क्योंकि उनको पता है कि पानी की जो लड़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से लड़ना है या हमें पाकिस्तान से मजबूत रहना है, हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें पता है आने वाले टाइम पे जो ट्रेड्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो सारे पानी से ही होते हैं। वो पानी से हमारा सामान आना जाना होगा कि अगर हमारी इंडियन ओशन सेफ नहीं रहती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमें ट्रेड पे, हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे फ्यूचर पे। हमारे सामने चाइना है, चाइना जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस कंट्री है, वो बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हम उससे पीछे जरूर हैं, बट ऐसा एक टाइम जरूर आएगा जब हम उनसे कम्पीट करेंगे, हम उससे आगे निकल जाएंगे। तो इंडिया ये सोचती है, इंडिया ग्लोबल लेवल पे सोचती है, ये वो नहीं सोचती है। और पाकिस्तान वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान वाले ये करते हैं कि मोस्टली जो है उनका सारा जो सर्वाइवल है ना वो इंडिया के बेसिस पे हो रहा है। उनका जो भी सोच है ना वो इंडिया से फाइट करना, कश्मीर के लिए लड़ना या कोई अदर टॉपिक को लेकर लड़ना, उनका बस यहीं तक सर्वाइवल हो रखा है। टू बी ऑनेस्ट, अगर हमारा जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा ना तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास क्या होगा करने के लिए। आप अपनी मिसाइलों का नाम देखो, गौरी, अब्दाली, बाबर, ये क्या है, ये मिसाइलों का नाम आपने ऐसा रखा है। ये वो पर्सन्स थे, वो अरब इन्वेडर्स थे जो हमारे पास्ट में इन्होंने इंडिया पर अटैक करा था।
और इंडिया पे अटैक करने का मतलब है कि वो पाकिस्तान पे भी अटैक करा था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया पहले एक ही था। आज आप जाकर देखो, इन्वेंटर तो कोई मतलब नहीं है, आपकी मिसाइलों का नाम क्या है, आप क्या करते हो, कोई उनको मतलब नहीं है। दे आर जस्ट फोकसिंग देयर बिजनेसेस, उनको अपने बिजनेस से केवल मतलब है। और आप केवल हमारे इंडिया के पीछे पड़े हो, इंडिया से लड़ने के बारे में सोचते हो। तभी कल हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो थे ना, वो लास्ट अपनी स्पीच में यही उन्होंने मैसेज दिया कि देखो हमारी जो लड़ाई है वो केवल टेररिस्ट है। आप टेररिस्ट ख़त्म करो अपने कंट्री से भी, और आप डेवलपमेंट पे काम करो, बिजनेस पे काम करो, आप अपनी गरीबी मिटाओ, हम भी मिटा रहे हैं। आप उस चीज़ों को बजाय आप इंडिया कश्मीर, आपको बस यही चाहिए, आपका सोच थिंकिंग यहीं तक रह गया। और लिटरली गाइस, इंडियन नेवी तभी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। इन फ्यूचर कभी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो अगर इंडियन नेवी आती है तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मुश्किल से फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके ज़्यादा ये कोई भी वार नहीं चलेगा इंडियन नेवी के सामने। एंड दिस इज़ द साइन ऑफ आवर वीएन प्रमोद, जो उन्होंने लास्ट टाइम बताया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में।